यची भम क्या कहता है कि अंत्य आकार की भ संज्ञा हो जाएगी। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रकरण में अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हम तद्धित प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। साथ ही नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम नियम से। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम नियम क्या कह रहा है कि उच्च जब पौत्र आदि तीसरी और उससे आगे की पीढ़ी को भी अपत्य कहना इष्ट हो तो उसकी गोत्र संज्ञा हो। उसकी कौन सी संज्ञा हो? गोत्र संज्ञा हो। और जब गोत्र संज्ञा होगी तो रूप क्या बनेगा? उससे पूर्व एक नियम और आ जाता है, एको गोत्रे। क्या नियम आता है? एको गोत्रे। एको गोत्रे क्या कह रहा है कि गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, एक ही अपत्य प्रत्यय होगा। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? उदाहरण है औपगवय। क्या उदाहरण है? औपगवय अर्थात उपगु नामक व्यक्ति का पोता, संतान। ठीक है। अब उपगु शब्द है औपगवय में, तो उपगु शब्द से तस्यापत्यम नियम की सहायता से प्राग दिव्य तो अण नियम से अण प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये नियम हम पूर्व में पढ़ चुके हैं आपके साथ। जब अण के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और इत संज्ञा का तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो एक पूर्व में एक नियम हमने पढ़ा था, तद्धितेस्व चामादे। नियम क्या कहता है कि सूत्र से आदि अच को वृद्धि हो। अब जब आदि अच सूत्र से आदि अच की वृद्धि होगी? उपगु में आदि अच कौन है, अर्थात सर्वप्रथम कौन सा अच आ रहा है? उ। तो उ को वृद्धि क्या होगी? औ। अब आप कहेंगे कि वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि कैसे हुई? वृद्धि औ ही क्यों हुई? ए क्यों नहीं हुई? आ क्यों नहीं हुई? तो संस्कृत व्याकरण का जो महान ग्रंथ है आचार्य पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी, उसका प्रथम नियम है वृद्धिरादैच। अब वृद्धिरादैच के बारे में हम पूर्व में भी आपके साथ विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। आप वहां से उनको देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी पता नहीं लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः बताने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार एक पूर्व में नियम पढ़ा था और गुण, अर्थात जहां पर अंत्य उकार को गुण हो जाएगा, जहां पर गुण क्या होगा? ओ हो जाएगा। अब औपगु था, वहां पर औपगो। अब अण का अ, औपगो औपगो अ। अब ओ के बाद अ आ रहा है तो ए चो अयवा याव नियम से अवादेश प्राप्त है, अयादि संधि मिला देंगे तो औपगवय तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो औपगवय रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है गर्गादिभ्यो यय। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आइए इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण इसका क्या क्या है? गार्ग्य और वाच्य। क्या कह रहा है कि गर्ग आदि गण पठित शब्दों से गोत्र प्रत्यय अर्थ में यय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? यय प्रत्यय होता है। और जब यय प्रत्यय होगा तो रूप क्या बनेगा? गार्ग्य और वाच्य। अब गार्ग्य अर्थात गर्ग का गोत्र प्रत्यय अर्थात पौत्र की संतान। गर्ग शब्द है, गर्गादिभ्यो यय नियम से यहां पर क्या हो गया? यय प्रत्यय। अब यकार हलंत है, हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। जिस प्रकार पूर्व में हमने नियम पढ़ा था तद्धितेस्व चामादे। नियम क्या कहता है कि आदि अच को वृद्धि हो जाए। अब गर्ग के गकार में जो पूर्व का ग है उसके गकार ग में अ है तो उसको वृद्धि क्या होगी? आ। तो गार्ग प्लस य। इसी कड़ी में एक नियम आता है यची भम। यची भम क्या कहता है कि अंत्य आकार की भ संज्ञा हो जाएगी।
और जब भय संज्ञा होगी अंत्याकार की तो यस्येति च से भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। अब अंत्याकार गर्ग में क्या है, ग में र अंतिम ग जो है सबसे अंत वाला उसके में अ, तो यस्येति च से उसका लोप हो जाएगा। मिला देंगे तो गार्गे कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो गार्ग्य विसर्ग आदि भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है हमारा वाच्य। वाच्य क्या है, वत्स का गोत्र अपत्य अर्थात पौत्र की संतान। अब शब्द क्या हमारे पास, वत्स। अब वत्स की गर्गादिभ्यो यय नियम से यय प्रत्यय हो जाएगा। अब यय के यकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और तद्धितेस्व चामादे नियम से आदि अच को वृद्धि कर देंगे जैसे पूर्व में किया था। अब वत्स में क्या बन गया, वत्स प्लस यची भम से भय संज्ञा करके अंत्याकार की यस्येति च से भय संज्ञक आकार का लोप कर देंगे और मिला देंगे तो कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो वाच्य रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। कहीं कोई समस्या नहीं आती। जैसे गार्ग्य रूप बना था ठीक वैसे ही वाच्य रूप बना है। इसी कड़ी में एक और नियम आता है यय योश्च। क्या नियम है, यय योश्च। अब यय योश्च नियम क्या कह रहा है, गोत्र अर्थ में ययंत और अयंत शब्द उनके अवयव यय और अय प्रत्ययों का लुक हो जाता है यदि उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बनना अभिष्ट हो अर्थात बहुवचन में हो, परंतु स्त्रीलिंग में यह लुक प्रवृत्त नहीं होगा अर्थात स्त्रीलिंग में यह लुक नहीं होगा। अब उदाहरण क्या हमारे पास, गर्गा और वत्सा ये दोनों बहुवचन के रूप हैं। अब देखिए गर्गा और वत्सा के दोनों के थोड़े थोड़े रूपों में परिवर्तन कर रखा है सिद्धियों में हमने। जैसे गर्गा है, गर्ग के बहुत गोत्रपत्य अर्थात बहुत बहुवचन में गर्ग शब्द है, गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय आ गया। अब ऊपर हमने पढ़ा था ययंत और अयंत अर्थात यय और अय प्रत्यय का लुक हो जाएगा किस नियम से, यय योश्च नियम से। और जब यय योश्च नियम से बहुवचन की विवक्षा में यय प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो रूप क्या बना, गर्ग कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। और यहां पर हम पूर्व में आपके साथ स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कहते थे उसको सिद्ध करेंगे। पूर्व में भी हम सिद्ध कर चुके हैं और यहां पर भी आपको समझाने का प्रयास रहेगा। अब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य का प्रमुख नियम क्या है, वौ जस अम मौट षष्टाभ्याम बिस गेभ्याम बेस गसीभ्याम बेस गस ओस आम गी ओ सुप, ये सुपादि 21 प्रत्यय हैं। ये स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य की नींव हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। इसके बगैर ना तो शब्द रूपों की रचना होती ना स्वादुत्पत्ति की होती। ठीक है, तो सूत्र से कौन सा प्रत्यय आ गया, बहुवचन की विवक्षा में सस। अब सस की सकार की लसक व तद्धिते से इत संज्ञा प्राप्त है, इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे क्योंकि लसक व तद्धिते क्या कहता है, लकार सकार और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाएगी तद्धित आदि प्रकरणों में। तो जब इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास रूप क्या शेष रहेगा, गर्ग प्लस में अस। गर्ग अस शेष रहने के पश्चात एक नियम आता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या कहता है कि सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाए। अब पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश किसको होगा, गर्ग में अंत में अ है और उसके बाद अस का अ है, तो दोनों को मिला देंगे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ क्या होगा, आ। ठीक है, अब जब दीर्घ आ हो जाएगा तो गर्गा स। अब गर्गा स होने के पश्चात एक नियम आता है सस जुसोरु। नियम क्या कहता है कि सकार को रुत्व हो जाएगा अर्थात रू आदेश हो जाएगा। अब जब सकार को रू होगा तो रू के उकार की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है क्योंकि उपदेश में यदि अच है, अच मतलब स्वर है, अनुनासिक है, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है उपदेश क्या है।
हालांकि हम पूर्व में आपके साथ उपदेश के बारे में विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। यहां पर भी हम आपको अवगत कराने, आचार्य पाणिनि जी द्वारा रचित 5 महाग्रंथों को उपदेश कहा है। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है, अर्थात जो उन्होंने बोला है या लिखा है, उन्हें क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। एक उपदेश गुरुजन देते हैं, संत लोग देते हैं। ठीक वैसे ही आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण से संबंधित ये उपदेश दिए थे। उन उपदेशों में अच की और अनुनासिक की, अर्थात स्वरों की और अनुनासिक की इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से इत संज्ञा की उकार का लोप हो जाएगा। शेष क्या रहा? गर्ग र। अब विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करने के पश्चात खर अवसान और विसर्जनीय नियम से रेफ को क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा और गर्गा रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार वत्सा उदाहरण है। क्या है? वत्सा। अब वत्सा क्या कहता है? वत्स के बहुत गोत्रपत्य है। अब वत्स शब्द है गर्गादिभ्यो यय नियम से यय प्रत्यय आ गया। अब गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय आने के बाद हमने पूर्व में नियम पढ़ा था, बहुवचन की विवक्षा में यय और अय का लुक हो जाएगा। उस लुक को हम यहां पर भी कर सकते हैं साथ ही साथ, और यहां न करके हम आगे भी कर सकते हैं भविष्य में। आइए इसमें करके दिखाएंगे। अब यह कि यकार की हलंत्यम से इत संज्ञा की प्राप्ति थी, तस्य लोप से लोप कर दिया, और लोप करने के पश्चात तद्धितेस्व चामादे नियम से आदि अच को वृद्धि कर दी, वत्सा हो गया। यथि भम से भ संज्ञा कर दी अंत्याकार की, और यस्येति च से लोप कर दिया अंत्याकार का, मिला दिया, क्या बना? वाच्य। हमें बनाना क्या था? बनाना क्या था? वत्सा। बना क्या दिया? वाच्य। परंतु अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य में सु औज सम औट षष्टाभ्याम विस्केभ्याम बस गशिभ्याम बस गस ओस आमगी ओ सुप नियम से यहां पर बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय आ जाएगा। अब वाच्य प्लस में जस करेंगे और फिर उसके पश्चात नियम हमने जैसे बहुवचन की विवक्षा में यय का लुक करना था, तो यय योस्य नियम से लुक कर देंगे। तो शेष क्या रहा? वत्स जस। अब जस के जकार की इत संज्ञा प्राप्त है चूटू से, अर्थात च वर्ग और ट वर्ग। जकार किस नियम से में आता है? जकार किस वर्ग में आता है? चूटू में, अर्थात च वर्ग में। च छ ज झ य, यही है ना। तो जकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, और लोप करने के पश्चात प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे, क्योंकि जस का अस शेष रहता है। तो वत्सा स हमारे पास शेष रहा। जिस प्रकार पूर्व में हमने सस जुसोरु से रू करके और विसर्ग आदि किया था, वैसे ही यहां पर भी होगा। रू होने के पश्चात रू के उकार की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, और विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके खर अवसान और विसर्जनीय से रेफ को क्या हो जाएगा? अर्थात रे को विसर्ग आदेश हो जाएगा। वत्सा हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। इसी कड़ी में आगे नियम आता है जीवती तू वंशये युवा। क्या नियम आता है? जीवती तू वंशये युवा। अब नियम क्या कह रहा है कि वंश में होने वाले पितामह आदि के जीवित रहते पौत्र आदि का अपत्य चतुर्थ आदि पीढ़ी स्थित हो, उनकी युवन संज्ञा अर्थात युवा संज्ञा होती है। अब युवन और युवा संज्ञा समझ में आ गई, दोनों एक ही नियम से आती है। जीवती तू वंशये युवा। अब जब युवा संज्ञा हो जाएगी तो इसी कड़ी में एक नियम आता है कि गोत्राद्युन्य स्त्रियाम। अब गोत्राद्युन्य स्त्रियाम क्या कह रहा है कि युवा अपत्य विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, परंतु स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होती। कहां नहीं होती? स्त्रीलिंग में। अब जब स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होगी तो आगे कुछ नियम और आए हैं। एक नियम आता है यही योश्च। क्या नियम है? यही योश्च। अब यही योश्च क्या कह रहा है कि गोत्रार्थ में जो यय और अय प्रत्यय है तदंत शब्द से फक प्रत्यय हो जाए। ठीक है।
जहां यय और अय प्रत्यय होता है वहां यही योच्य नियम से फक प्रत्यय हो जाए। और जब फक प्रत्यय होगा तो इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है। क्या नियम आता है? आ यने यी नी यी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यादीनाम। नियम क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि पकार हो, पकार को आयन, ढकार को एय, खकार को ईन, सकार को ईय और घकार को ईय आदेश हो कर्म से, और जब ये आदेश हो जाएंगे तो रूप क्या बनेगा? जैसे हमारे पास रूप क्या है? गार्ग्यायन, दाक्षायन, वात्स्यायन। अब गार्ग्यायन है रूप है, अर्थात गर्ग का गोत्रापत्य। अब गार्ग्य रूप था हमारे पास, यही योच्य नियम से फक प्रत्यय हो गया। फक का हमारे पास क्या शेष रहेगा? फ। ककार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब ऊपर हमने पढ़ा है आये ने यी नी फ ढ ख छ घाम प्रत्यादीनाम नियम से फकार के स्थान पर क्या हो गया? आयन आदेश। अब केवल फकार के स्थान पर ही आयन आदेश होगा, न कि अकार के स्थान पर भी। फ में अ भी है, तो हमारे पास रूप क्या बना? गार्ग्य आयन अ। अब यची हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्याकार की गार्ग्य के, और यस्यति से भय संज्ञा का लोप कर देंगे, तो रूप क्या बना? और मिला देंगे तो इनको गार्ग्य आयन, नकार आयन का हलंत है तो अ इसमें मिल जाएगा फ का, तो गार्ग्यायन बन गया। अब हमें गार्ग्यायन बनाना है तो अट कुपवांग नुम वय वाये अपि नियम से नकार को णकार आदेश हो जाएगा। और जब नकार को णकार आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा? गार्ग्यायन। और कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो गार्ग्यायन रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार रूप क्या बनता है? वात्स्यायन है। अब वात्स्यायन में भी वात्स्य शब्द है, फक प्रत्यय हो गया यही योच्य नियम से, और फक का क्या शेष रहा? फ। और फ के स्थान पर क्या हो गया? आये ने यी नी य फ ढ ख छ घाम प्रत्यादीनाम नियम से फ के स्थान पर आयन। बाकी गार्ग्यायन के समान ही हैं, कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है तो जहां पर नकार के स्थान पर अणकार आदेश किया था वह नियम यहां नहीं लगेगा, क्योंकि हमें वात्स्यायन नियम बनाना है, रूप बनाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है दाक्षायन है। दक्ष का गोत्रापत्य, ठीक है, दक्ष का गोत्रापत्य। अब दाक्ष शब्द है, दाक्ष का हम यही योच्य से फक प्रत्यय हो जाएगा। फक का हमारे पास क्या शेष रहेगा? क या फ? फ। क की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो आये ने यी नीय फ ढ घ छ घाम प्रत्यदीनाम नियम से क्या हो गया? फ के स्थान पर आयन। दाक्ष आयन अ, फ का अशेष है, और यथि भम से भ संज्ञा करके अंत्य आकार की यस्तेति च नियम से लोप कर देंगे तो दाक्ष के क्षय में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, और आयन को मिला देंगे तो दाक्षायन। नए हलंत है, इसमें फ का अ मिला देंगे तो दाक्षायन। अटक उपवांग नुम वय वाय अपि नियम से नकार को नकार आदेश हो जाएगा, और कृत धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य भी कर देंगे तो दाक्षायन रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। और जब रूप सिद्ध हो जाएगा तो हमें समझ में भी आ जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।